ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद मिलती है। यहाँ से आप लोगों को एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि विरासत कर काफी चर्चा में बना हुआ है। तो इसी पर आप देखते हैं कि ये आर्टिकल लिखा गया है। तो विरासत कर का बेतुका विचार, विरासत कर का बेतुका विचार। तो आप देखिए, स्वतंत्रता के बाद से भारत में समाजवादी सोच के चलते संपदा सृजन को एक समस्या के रूप में देखा गया है और समय समय पर विशेष रूप से चुनाव के दौरान संपदा सृजन को नियंत्रित किए जाने के विचार सामने आते रहते हैं। और इसी कड़ी में विरासत कर को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ी है। यह स्थिति तब है जब संपदा सृजन को आर्थिक वृद्धि एवं नवाचार का उत्प्रेरक माना जाता है, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। इसलिए उसे गलत रूप में पेश कर भया दोहन नहीं किया जाना चाहिए। और जब व्यक्तिगत एवं संस्थागत दायरे में संपदा सृजन होता है तो उसके पुनर्निवेश से रोजगार सृजन एवं तकनीकी प्रगति की राह खुलती है और इस चक्र से नए उद्योगों की वृद्धि, रोजगार सृजन में बढ़ोतरी और ऊंचे कर राजस्व के जरिए बेहतर सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित होती हैं। और संपदा सृजन के माध्यम से ही निम्न आय पृष्ठभूमि के लोगों के लिए ऊंचे वेतन वाली नौकरियों की राह खुलती है। और तो उद्यमियों को शैक्षणिक गतिविधियों एवं सामुदायिक परियोजनाओं में निवेश के लिए बढ़ावा मिलता है। स्थानीय विकास और सशक्तिकरण से उपलब्धियों व उद्यमिता की प्रगतिशील संस्कृति का भी विकास होता है। समय के साथ भारत ने व्यापक आर्थिक प्रगति की है और इस प्रक्रिया में आप देखिए कुछ विषमताओं की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, जिसे दूर करने के लिए गाहे बगाहे विरासत कर का सुझाव दिया जाता है। इतिहास गवाह है कि मध्य वर्ग और गरीबों के उत्थान के लिए लाई जाने वाली ऐसी नीतियां अंततः उनका अहित ही करती हैं। ऐसे कदमों से जन जीवन अस्त व्यस्त होता है और आर्थिक अक्षमता बढ़ सकती है। ऐसे में स्पष्ट है कि चुनाव के बीच इस प्रकार का विचार उछालने वालों की मंशा वास्तविक आर्थिक सुधारों के बजाय राजनीतिक लाभ उठाने की अधिक लगती है। वैसे भी विरासत कर का विचार भारत में नया नहीं है। आजादी के बाद से ही आप देखिए भारत में इसी प्रकार की एस्टेट ड्यूटी हुई और जिसे मार्च 1985 में हटाना पड़ा। और इसे हटाने के पीछे यही वजह बताई गई कि इससे राजस्व की तो बहुत कम प्राप्ति होती है, लेकिन यह एक बड़ी संख्या में करदाताओं के लिए उत्पीड़न का कारण बना। और यह ड्यूटी कम से कम 1 लाख रुपए हैसियत की संपत्ति पर लगाई गई थी और जिसके लिए 7.5% की दर नियत थी। हालांकि 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पर इसकी दर 85% स्तर तक पहुंची थी और जिसके चलते यह दाव जनता की नजरों में खटकने लगा। केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रह में एस्टेट टैक्स संग्रह की हिस्सेदारी भी बेहद मामूली थी। वित्त वर्ष 1984-85 के दौरान एस्टेट ड्यूटी के तहत कुल 20 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। चूंकि इस कर के आकलन की प्रक्रिया खासी जटिल थी और उसमें तमाम मुकदमेबाजों के बीच पैंच भी फंस जाते थे, तो इसकी वसूली सरकार को खासी महंगी पड़ती थी। और जिस समय आप देखिए यह ड्यूटी हटाई गई तब देश में राजीव गांधी की सरकार थी और उनकी सरकार में वित्त मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे लेकर अपने बजट भाषण में कहा कि एस्टेट ड्यूटी से जहां केवल 20 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, वहीं इसके अनुपालन पर काफी प्रशासनिक व्यय करना पड़ा और अंततः 16 मार्च 1985 की अवधि के उपरांत उसकी समाप्ति की घोषणा हुई। और विरासत कर अक्सर आर्थिक अक्षमताओं को भी आमंत्रित करता है और जिसके कई मोर्चों पर अनपेक्षित परिणाम सामने आते हैं और इस प्रकार के कर से लोगों का आर्थिक व्यवहार बिगड़ सकता है। विरासत कर जैसी व्यवस्था में लोग बचत या फिर निवेश से अधिक उपभोग की ओर उन्मुख हो सकते हैं और विरासत कर की अतिरिक्त लागत भी करदाताओं का मिजाज बिगाड़ती है और साक्ष्य यही दर्शाते हैं कि ऊंचे एस्टेट टैक्स से संपदा सृजन की राह में बाधक बनते हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी निर्माण प्रभावित होता है। और इसके विरोध में एक तरफ दोहरे कराधान का भी है, क्योंकि विरासत कर के दायरे में आने वाली परिसंपत्तियां पहले ही आयकर या पूंजीगत लाभ कर के दायरे में आ चुकी होती हैं। यदि साक्षमता की दृष्टि से देखें तो ऐसे परिदृश्य में कोष की सीमांत साक्षमता लागत यानी कि MESF काफी ऊंची हो सकती है और यह संकेत करता है कि जिन करों को एक बार ही अधिरोपित किया जाता है उनसे राजस्व वसूली किफायती होती है। और आप देखेंगे कि छोटे उद्यमों और पारिवारिक स्वामित्व वाली इकाइयों के मामले में विरासत कर के चलते तरलता की समस्या भी खड़ी हो जाती है और चूंकि ऐसी इकाइयों के पास बेहद कम कर देनदारियों की पूर्ति के लिए आवश्यक लिक्विड असेट्स का अभाव होता है, तो उन्हें अपनी उत्पादक परिसंपत्तियों की बिक्री या उन्हें पूरी तरह भुनाने पर मजबूर होना पड़ता है और इससे आप देखते हैं कि स्थापित उद्यमों का पूरा ढांचा बिगड़
सकता है और जिससे रोजगार और आर्थिक विविधता के समक्ष खतरा उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ जाता है। ऊंचा विरासत कर पूंजी पलायन को भी गति दे सकता है और इसके चलते लोग अपनी पूंजी को वहां लगाना चाहेंगे जहां करों को लेकर अनुकूल व्यवस्था हो और इससे देश का कर दायरा सिकुड़ने के साथ ही घरेलू निवेश घट सकता है और जिससे संसाधन आवंटन की स्थिति गड़बड़ा सकती है। और आप देखिए विरासत कर के पेचीदा अनुपालन एवं जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया से भी यह फायदे से अधिक नुकसान करता है और संभावित राजस्व प्राप्ति नगण्य रह सकती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और अधिकांश मामलों में परिसंपत्तियों के असंगठित स्वरूप वाले देश में विरासत कर को लागू करने की अपनी तमाम चुनौतियां हैं और रियल एस्टेट, ज्वेलरी और कृषि भूमि जैसी परिसंपत्तियों की व्यापकता प्रभावी कराधान व्यवस्था के लिए आवश्यक मूल्यांकन को जटिल बनाती है और विरासत कर के आकलन के लिए संपत्तियों का रिकॉर्ड आवश्यक है और जिसका भारत में अभाव है। आंकड़े डिजिटल भी नहीं है। कुल मिलाकर जिस विषमता को दूर करने के लिए विरासत कर का विचार आगे बढ़ाया जाता है और उससे जाने अनजाने अनजाने विषमता और बढ़ती ही है और धनन्य लोग बेहतर कर नियोजन के साथ अक्सर इस प्रकार के करों के प्रभाव को कुछ कम करने या उनसे बच निकलते हैं, जबकि अपेक्षाकृत कम संसाधन संपन्न लोगों को उसकी तपस झेलनी पड़ती है। अब आप देखिए ये लिखा गया है, देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। इन दोनों लोगों को आप लोग देख ही रहे होंगे। देखिए विरासत कर कहने का मतलब है कि मैंने अपनी जिंदगी में 100 रुपये कमाए, तो उसमें आप देखिए कई राज्यों में अलग अलग देशों में अलग अलग देखने को मिलती है इसकी दर। तो कई देशों में आप देखिए 55 रुपये उसमें से सरकार के पास चले जाएंगे, 45 रुपये हमारे परिवार के पास रहेंगे। तो उसी की बात हो रही है। सैम पित्रोदा है ना, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और राजीव गांधी के सलाहकार हैं, उनके द्वारा आप देखते हैं कि अभी इस तरह के टैक्स की वकालत की गई है। निर्णायक भूमिका में महिला मतदाता। अब देखिए निर्णायक क्या आधी आबादी महिलाओं की है, ये आप भी जानते हैं। तो आम चुनाव के बाद सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी यह तो भविष्य ही बताएगा, परंतु इसमें किंचित संदेह नहीं है कि महिलाएं एक महत्वपूर्ण मतदाता समूह के रूप में उभर आई हैं। यह सुखद आश्चर्य है कि अब वे पुरुष मतदाताओं से एक कदम आगे बढ़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करने के दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। और दूसरा, दुनिया भर के अध्ययन इस अवधारणा को स्थापित करते आए हैं कि सामाजिक आर्थिक समानता महिलाओं को मतदान केंद्रों तक लेकर जाती है। साफ है कि भारत बहुत हद तक लैंगिक असमानता की खाई को पाट चुका है, क्योंकि मतदान केंद्रों तक वे महिलाएं नहीं पहुंच सकती जिनमें आत्म सशक्तिकरण का अभाव हो। आत्म सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष संबंध लैंगिक समानता से है। भारतीय महिलाएं सशक्त वोट बैंक के रूप में उभरती हैं। यह आकलन आयरिश टाइम्स ने पहले आम चुनाव के समय ही कर दिया था। 3 दिसंबर 1951 को इंडियन इलेक्शन कोड वी हाउस वाइफ्स चॉइस शीर्षक से लिखे लेख के अनुसार चुनाव में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले दल घोषणा पत्रों और उम्मीदवारों के चयन में गृहिणियों को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और आज आप देखें, आज तो कोई भी दल महिला मतदाताओं की अनदेखी का जोखिम नहीं उठा सकता है, क्योंकि वे जान चुके हैं कि चाहे बात निरक्षर महिला की हो या फिर उच्च शिक्षित की, चाहे प्रश्न ग्रामीण घरेलू महिला की हो या फिर नौकरी पेशा शहरी महिला की, वे भली भांति जानती हैं कि उन्हें किसे और क्यों वोट देना चाहिए। जो भी दल उनकी पीड़ा को समझेगा या फिर उनके हितों को साधेगा, उनको वोट उसे ही जाएगा उनका वोट। और इस तथ्य की पुष्टि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले शराबबंदी से जुड़ी महिलाओं की मांग पर कहा था, अगर इस बार हमारी सरकार बनी तो हम शराब बंद कर देंगे। और इस वादे के बाद चुनाव में जदयू की भागीदारी वाले महागठबंधन ने आप देखिए 178 सीटें जीती थी। करीब 60.57% महिलाओं ने अपने घरों से निकलकर वोट दिया था, जो पुरुषों के मुकाबले करीब 7% ज्यादा था। महिलाओं के हितों को साधने में ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही। महिला सरकारी कर्मचारियों के मुआवजे में वृद्धि, साइकिल योजना जैसी नीतियों ने उन्हें महिला समर्थक के रूप में अपनी छवि बनाने में काफी मदद की है। अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में लाडली बहना योजना को एक ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा गया और महिलाएं भ्रामक भावनाओं में बहने को तैयार नहीं है। यह बात कोरा मिथक है कि किसी एक राजनीतिक दल की हवा उनके मन को प्रभावित कर सकती है। यह अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि महिलाएं उस नेता या दल का चुनाव करती हैं जिससे उनका भावनात्मक जुड़ाव हो जाए और उन्हें यह भरोसा हो जाए कि वे उनके हितैषी हैं। संभवतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और बाजार के उतार चढ़ाव आम भारतीय महिलाओं के विमर्श के विषय नहीं है।
परंतु उनकी जमीनी जरूरतों को समझने वाला नेतृत्व उनकी प्राथमिकता में होता है और वे व्यक्तिगत और आप देखते हैं संस्थागत दोनों स्तरों पर संचालित होने वाले अनेक कारकों से प्रभावित होती हैं। 5 दशकों की राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में पुरुष और महिला मतदान के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पारंपरिक रूप से पिछड़े और अपेक्षाकृत अधिक विकसित भारतीय राज्य दोनों में महिला चेतना और आत्म सशक्तिकरण की परिकल्पना का सिद्धांत दृष्टिगोचर होता है। यह धारणा आंकड़ों और चुनावी परिणामों से मेल नहीं खाती कि भारतीय महिलाएं घर के पुरुष सदस्यों की सोच के अनुरूप मतदान करती हैं। विभिन्न शोधों में महिला मतदाताओं ने दबे स्वर में यह स्वीकार किया कि वे वोट देते समय अपने परिवार के निर्णय को ध्यान में नहीं रखती हैं। मतदान स्वायत्तता बीते एक दशक के लोकसभा चुनाव के परिणामों में भी देखी जा सकती है। जो महिलाएं कुछ दशक पहले तक मिसिंग वुमेन मानी जाती थीं, वे अब महिला इन द मिडिल में सम्मिलित हो गई हैं और बेहतर शिक्षा, बढ़ती जागरूकता और आर्थिक स्वावलंबन ने आधी आबादी की निर्णय क्षमता को बल दिया है। महिलाएं बेहतर तरीके से समझ चुकी हैं कि उनके लिए राज्य तथा केंद्र सरकार नित्य नवीन योजनाएं लाने को तत्पर है और इसके चलते उन्होंने अपने हितों को साधना सीख लिया है। भारतीय स्टेट बैंक के इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की आम चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका से जुड़ी एक रिपोर्ट में यह बताती है कि स्टैंड अप इंडिया मुद्रा, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी कई सरकारी योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना में उनकी चुनावी भागीदारी भी बढ़ रही है। और इस रिपोर्ट से यह भी ज्ञात होता है कि 2024 में मतदान का आंकड़ा 68 करोड़ तक पहुंच सकता है और जिसमें महिलाओं की संख्या 32 करोड़ हो सकती है। 2029 में 36 करोड़ पुरुष मतदाताओं के मुकाबले महिला मतदाता 37 करोड़ हो सकती है। मतदाता स्थायी रूप से कभी भी किसी एक प्रभाव में नहीं बहते, परंतु बात जब महिला वोटर की हो तो वे अपनी निष्ठा शीघ्र नहीं बदलती हैं, विशेषकर जब बात उनकी अस्मिता और सुरक्षा की हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसका उदाहरण देखा है आपने। चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिपक्वता और प्रभावकारिता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसे लोकतांत्रिक ढांचे में महिलाओं के लिए प्रदान की गई स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता है। लेखिका है, समाजशास्त्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर रितु सारस्वत। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ आप लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम देखने को मिलेगा। मन का सांचा, किसी भी रूप या आकृति को ढालने के लिए सांचे की आवश्यकता होती है। किसी भी खिलौने को सांचे के बिना बनाना बड़ा कठिन कार्य है। यदि खिलौने का सांचा अच्छा होगा तो एक सुंदर खिलौना बनाया जा सकता है। वहीं यदि सांचा ही दोषपूर्ण हो तो एक अच्छे खिलौने को बनाए जाने की उम्मीद निरर्थक है। ठीक यही स्थिति मानव मन की है और जब मन एक सुंदर और श्रेष्ठ सांचे में ढल जाता है तो वह एक सुंदर मन बन जाता है। और कहने का तात्पर्य है कि मन उसके सांचे के अनुरूप ही ढल जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, पुरुषार्थ और संतोष जैसे श्रेष्ठ सांचे में ढलकर श्रेष्ठ मन बनता है। और व्यक्ति जिन भावनाओं, विचारों का मनन अपने मन में करता है, मन उसी के अनुरूप बन जाता है और उन्हीं भावनाओं के संकल्प विकल्प उसमें उठने लगते हैं। मन यदि भक्ति का भव्य भावनाओं का मनन करेगा तो वह भक्तिमय हो जाएगा। यदि वह ज्ञान का मनन करेगा तो ज्ञानमय, और कर्म का विचार और व्यवहार करने पर वह कर्ममय बन जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप देखेंगे, हिंसा, चोरी, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम आदि भाव का चिंतन करने से मन बुरा आकार ले लेगा और वस्तुतः मन भाव का ही रूप है। दीपावली में बनने वाले शक्कर के खिलौनों की शक्कर यदि तोते के रूप में वाले सांचे में ढलती है तो शक्कर तोता बन जाती है। और इसमें शक्कर की अपनी कोई सत्ता नहीं है, वह अपने इच्छा के अनुकूल कुछ भी नहीं बन सकती है। वास्तव में उसे जिस सांचे का रूप मिलता है वह उसी के अनुरूप ढल जाता है। और ठीक इसी प्रकार मन में जिस भी भावना के संपर्क में आता है उसे ही धारण कर लेता है। और यदि भाव जब घनीभूत हो जाते हैं तो संस्कार रूप बन जाते हैं। और इस प्रकार मन की अच्छाई या बुराई उसके संग पर निर्भर करती है। श्रेष्ठ एवं शुभ भावनाओं और विचारों व्यवहार का अभ्यास करते करते मन स्वयं शुभ हो जाता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। अब आप देखिए, कांग्रेस के नेता जिस तरह से इस्तीफा दे रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, उसी पर लिखा जा रहा है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं।
इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। आग का बढ़ता खतरा। बिहार में आग से जान माल के नुकसान की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। शायद ही ऐसा कोई ऐसा दिन हो जब आग लगने की घटनाओं में भारी क्षति नहीं हो रही हो। यह चिंता का विषय है जिस पर तुरंत पहल करते हुए इसकी रोकथाम के उपाय करने होंगे। बीते गुरुवार को पटना स्थित 2 होटलों में भयानक आग से 7 लोगों की मौत हो गई है और अगले ही दिन मसौढ़ी में आग से तबाही मची। बारात में आतिशबाजी के कारण आग लगने से दरभंगा में 6 लोग जान से हाथ धो बैठे। शनिवार को रोहतास में आग से एक महिला व 3 बच्चियों की मौत हो गई। चूल्हे से निकली चिंगारी से फूस के घर में आग लग गई और चारों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। एक घटनाएं नहीं हो, इसकी उपाय ढूंढना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए अधिसंख्य घटनाएं फूस के घरों में, जो घास का घर रहता है उसके कारण होती हैं। और जहां आप देखते हैं कि उसे जलाने के लिए एक चिंगारी काफी है। उसके प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना होगा। गर्मी के मौसम में चूल्हा जलाते समय ध्यान रखें। कई घटनाएं व्यवस्था की अनदेखी के कारण भी हो रही हैं। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई से ही इस तरह के हादसे रोके जा सकेंगे। और शहरों में तंग गलियों में होटलों का संचालन किया जा रहा है और जहां आग से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पटना के जिस होटल में आग लगी उसमें बाहर निकलने का कोई वैकल्पिक रास्ता तक नहीं था। ऐसे दर्जन होटल और लॉज का संचालन किया जा रहा है जहां आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं पहुंच सकती है। यह जांच का विषय है कि वे कैसे संचालित किए जा रहे हैं और इसकी अनुमति कैसे मिल गई। गर्मी और लू का भयावह प्रहार। इस समूचे विश्व में बढ़ती गर्मी पूरी सृष्टि के लिए भयानक खतरा बनती जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में अधिक गर्मी पड़ने का अनुमान है और आईएमडी के अनुसार अगले 2 माह में देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में गर्मी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और देखा जाए तो पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी गर्मी की शुरुआत फरवरी में ही हो गई थी, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं होती थोड़ी बहुत बारिश ने इसे हद से बाहर जाने से रोकने का कार्य किया। अन्यथा इसने मार्च में जैसा प्रचंड रूप धारण किया था वैसा हमें फरवरी में ही देखने के लिए मिल जाता है। और अध्ययनों से पता चलता है कि विश्व भर में गर्म दिनों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और जबकि दूसरी ओर सर्दी यानी ठंडे दिनों की संख्या घटती जा रही है। प्रत्येक नया वर्ष और अधिक गर्म होता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों की तुलना में वर्ष 2015 को सर्वाधिक गर्म वर्ष की उपाधि प्राप्त है, क्योंकि 2015 में देश के कई शहरों का तापमान 48 डिग्री तक चला गया था। और विशेषज्ञों के अनुसार 2015 में भारत में चलने वाली लू दुनिया की सर्वाधिक खतरनाक लू की सूची में 5वें स्थान पर थी। हालांकि कुछ अन्य रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2010 में सर्वाधिक साल था और जबकि कुछ रिपोर्ट में 2019 को सबसे गर्म वर्षों में से एक माना जाता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 2019 में 16 दिनों तक, 2018 में 19 दिनों तक, 2017 में 15 दिनों तक, वर्ष 2014 में 15 और 2015 में 18 दिनों तक देश का पारा काफी ज्यादा रहा था। और इस प्रकार गर्मी अपने ही बनाए पहले के रिकॉर्ड को तोड़ने का कार्य भी करने लगी। और एक देशव्यापी विश्लेषण के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती गर्मी को काबू करने के लिए नीतिगत तैयारी का अभाव है। हीट एक्शन प्लान के बिना हवा का बढ़ता तापमान, जमीन की सतह से निकलने वाली गर्मी, कंक्रीटिंग, औद्योगिक प्रक्रियाओं और एयर कंडीशनर से निकली गर्मी इस समस्या के कई रूप हैं। ऐसे में गर्मी से सुरक्षा प्रदान करने वाली जंगलों, शहरी हरियाली और जलाशयों के क्षरण से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस मामले में समयबद्ध हस्तक्षेप की आवश्यकता को नकारना आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि बढ़ती गर्मी हमारी धरती, पर्यावरण और कृषि समेत हमारे जीवन के लिए भी बेहद खतरनाक है। गर्मी वातावरण में अनेक प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया पनपते एवं विस्तार पाते हैं जो हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं। और चिकित्सकों का भी मानना है कि निरंतर बढ़ रहा तापमान सेहत का नुकसान पहुंचा रहा है और कई बीमारियों को आमंत्रण भी दे रहा है। यहाँ आप देख लीजिए, कुछ टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं भी। संकट में हिमालय, पिघलते ग्लेशियर और जल प्रलय की आहट। इसे पढ़ लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो आज हिमालय अपने स्थिति के संकट से जूझ रहा है और एक और तापमान में बढ़ोतरी से हो रहे मौसम में आए बदलाव से जूझ रहा है और इस कारण सूखे के संकट का सामना कर रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के चलते पश्चिमी विक्षोभ से
वर्षा बर्फबारी व कम सर्दी से दो चार हुआ है, वहीं वह पर्यटन के चलते वायु प्रदूषण की समस्या से जार जार हो रहा है। इसमें लगातार चौड़ी हो रही सड़कों और पर्यटन के कारण बढ़ती गाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आर्यभट्ट पिक्षण एवं विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल एवं दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हिमालय के जटिल और प्राचीन भूभाग पर कार्बन युक्त एरोसोल के अध्ययन में यह राजभास हुआ है कि हिमालय में वायु प्रदूषण पर जीवाश्म ईंधन के जलने का ज्यादा असर पड़ रहा है। और आप देखते हैं कि हिमालय अचल में गाड़ियों की बेहताशा कई गुना बढ़ती तादाद हवा में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी का प्रमुख कारण है। साथ ही हिमालय बस्तियों और शहरों की बोझ से अब हाँफने लगा है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते तेजी से ग्लेशियर के पिघलकर बनी झीलें जल प्रलय को आमंत्रण दे रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के ग्लेशियर जिस तेजी से पिघल रहे हैं, या यूं कहें कि बेखत्म हो रहे हैं, वह भयावह आपदाओं का संकेत है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के अनुसार अकेले वर्ष 2010 में ही 20 अरब टन बर्फ हिमालय के ग्लेशियर से पिघली है। और अगर ऐसा ही रहा तो इसके गंभीर दुष्परिणाम भविष्य में सामने आएंगे। और संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC की रिपोर्ट ने करीब 5 साल पहले ही बताया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण अगर सीधा कोई बड़ा असर पड़ेगा तो वह हिमालय क्षेत्रों पर पड़ेगा। वह अब दिखाई भी दे रहा है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जल प्रलय की आशंका, असलियत में हम कहें कुछ ही भी, लेकिन यह कटु सत्य है कि हम दुनिया के बहुत सारे ग्लेशियरों को खोते चले जा रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि इस खतरे के प्रति हमारे मौन समझ से परे है, जबकि हमारे पास ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने की क्षमता है। हिमालयी ग्लेशियरों के बारे में इसरो का हालिया अध्ययन चौंकाने वाला है, जिसमें कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों से बनी झीलों के फटने से जल प्रलय की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। इसरो के अध्ययन की माने तो उपग्रह तस्वीरों से पता चला कि हिमालयी ग्लेशियर पिघलकर बड़ी बड़ी झीलों का रूप ले रहे हैं। यदि 1984 में से 2023 तक के दौरान हिमालय क्षेत्र में बनी झीलों का जायजा लें तो पाते हैं कि 2431 झीलें आकार में आप देखते हैं कि 10 हेक्टेयर से भी काफी बड़ी हैं। और वर्ष 1984 के बाद से अब तक 676 झीलों के क्षेत्रफल का विस्तार हुआ है। और इनमें से लगभग आप देखिए 600 ऐसी हैं जिनका आकार 2 बार बदल चुका है। और देखिए, इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। एक अध्ययन के अनुसार हिमालयी ग्लेशियरों को साल 2000 से 2020 के दौरान लगभग 2.7 गीगाटन का नुकसान हुआ है। और ब्रिटेन और अमेरिका की अध्ययन टीम के अनुसार पिछले आंकलनों में बेहद हिमालयी क्षेत्र में पिघलकर गिर रहे ग्लेशियरों के नुकसान को 6.5% कम करके आंका गया था, जबकि इस नुकसान का आंकड़ा 2.7 गीगाटन से भी ज्यादा था। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के अध्ययन के बाद पता चला कि यहाँ विभिन्न इलाकों में अधिकतर ग्लेशियर अलग अलग दर से पिघल रहे हैं। सरकार ने भी माना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने का न केवल हिमालय नदी प्रणाली के बहाव पर प्रतिकूल गंभीर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इसके चलते प्राकृतिक आपदाओं में भी बढ़ोतरी होगी और जिसका आम जनमानस पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने इसका राजभास ग्लेशियरों का प्रबंधन देखने वाली संसद की स्थायी समिति को किया। संसद की इस रिपोर्ट में कहा गया कि जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने, उनके पीछे खिसकने और भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण में ग्लेशियरों के द्रव्यमान संतुलन में यह पाया कि इस हिमालय अंचल में ग्लेशियर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दर से अपने स्थान से खिसक रहे हैं, या हम लोग कहें कि वे अलग अलग गति से पिघल रहे हैं। और इससे आप देखिए, इस अंचल में हिमालयी नदी प्रणाली की प्रवाह गंभीर रूप से प्रभावित होगा, बल्कि यह ग्लेशियर झील के फटने की घटनाएं, हिमस्खलन और भूस्खलन जैसी आपदाओं के जन्म का कारण भी बनेगा। यह भी कि यदि ग्लेशियरों के पिघलने की दर कायम रही तो इस ग्लेशियरों के भीतर दबे बैक्टीरिया और वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लेशियर का सूक्ष्म जीवमंडल बदल जाएगा और ये वायरस और बैक्टीरिया बाहर आ जाएंगे। ये वायरस और बैक्टीरिया बाहर आकर महामारी पैदा कर मनुष्य के विनाश का कारण भी बन सकते हैं। मौजूदा हालात गवाह है कि उच्च हिमालय क्षेत्र की झीलों में पारिस्थितिकी परिवर्तन जलवायु के साथ ही मौसम के लिए भी बड़ी चुनौती बन रहा है। इसका मुकाबला आसान नहीं है।
और देखिए रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय पर दिया जाए जोर। तो हिमालय क्षेत्र में आप देखिए ग्लेशियर के पिघलने का दुष्प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है। संभवतः यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा महासचिव एंटोनियो गुटरेस भी हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से बेहद चिंतित हैं। उनकी चिंता का सबब यह है कि दुनिया के विज्ञानियों ने चेतावनी दी कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते सदी के अंत तक हिंदुकुश हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियर 75% तक नष्ट हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महासचिव ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बीते 30 साल में नेपाल के पहाड़ों से 1/3 बर्फ खत्म हो गई है। और उल्लेखनीय है कि अभी कुछ माह पहले गुटरेस ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के आसपास के क्षेत्र का दौरा किया था और उस समय उन्होंने सोलुखुम्बु इलाके का दौरा करने के बाद हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियरों के पिघलने से हो रहे खतरों के प्रति आगाह करते हुए कहा था कि दो प्रमुख कार्बन प्रदूषक भारत और चीन के बीच इस हिमालयी क्षेत्र में स्थित नेपाल के ग्लेशियर पिघल पिछले दशक में 65% से अधिक तेजी से पिघले हैं। और आप देखिए आज जरूरत जीवाश्म ईंधन के योग को समाप्त करने की है और ग्लेशियरों के पिघलने का मतलब है तेजी से समुद्र का बढ़ना और विश्व समुदाय पर खतरे का बढ़ना। इसलिए विश्व के विज्ञानी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी का तापमान 0.74 डिग्री सेल्सियस के औसत से बढ़ चुका है। और आप देखेंगे कि बढ़ चुका है, लेकिन दक्षिण एशिया के हिमालयी क्षेत्र में गर्मी औसतन से भी अधिक रही है और इसमें हो रही दिनादिन वृद्धि बड़े खतरे का संकेत है। सबसे बड़ा खतरा ग्लेशियरों के पिघलने से बन रही झीलों से है, जो तबाही का सबब बन रही है। और 2013 में आई केदारनाथ आपदा, वर्ष 2021 में धौली गंगा की बाढ़ से हुई तबाही और बीते साल सिक्किम में लोहेनक झील के टूटने से हुई भीषण तबाही इसकी जीती जागती मिसाल है। और यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील जम्मू कश्मीर और आप देखिए लद्दाख के इस इलाके में कुल मिलाकर 12,000 ग्लेशियर हैं। एक ग्लेशियर लगभग 2,000 हिमनद झीलों का निर्माण करते हैं। इनमें से आप देखते हैं कि 200 तो ऐसे हैं जिनमें पानी बढ़ने से इसके फटने की आशंका बनी रहती है। और इस सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता है कि यदि कभी ऐसा हुआ तो उत्तराखंड जैसी त्रासदी की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। यह भी जान लेना जरूरी है कि पैगोंग झील का 45 किलोमीटर का इलाका भारतीय क्षेत्र में आता है। पैगोंग के इसी इलाके में वर्षों से चीन द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। पैगोंग झील के पार पुल का निर्माण उसी का हिस्सा है। विशेषज्ञों की चिंता का सबब यही है कि ग्लेशियरों को पिघलने से रोकने की खातिर इस संवेदनशील इलाके में ईंधन से चलने वाले वाहनों पर तत्काल रोक लगाई जाए। ऐसे संवेदनशील इलाके में भारी पैमाने पर आप देखेंगे कि निर्माण कार्य किए जाने से ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा बढ़ गया और इससे आप देखिए लद्दाख के इस इलाके में गंभीर दुष्परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता है। ट्रांस हिमालय लद्दाख के पैगोंग इलाके में भारतीय सीमा में आने वाले इन 87 ग्लेशियरों में 1990 के बाद कमी आई है। फ्रंटियर इन अर्थ साइंस जर्नल में प्रकाशित हालिया शोध अध्ययन के अनुसार इस इलाके में स्थित 87 ग्लेशियर हर साल आप देखिए 0.23% की दर से पिघल कर सिकुड़ते जा रहे हैं। सबसे चिंतनीय बात यह है कि यह इलाका भूकंप की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है। मध्य हिमालय तो और भी ज्यादा संवेदनशील है एवं खतरनाक भी है, क्योंकि हिंदुकुश क्षेत्र में आप देखिए इंडियन यूरेशियन प्लेट में टकराव के बाद इंडियन प्लेट से टूटा एक अस्थिर हिस्सा है जो बराबर नीचे की ओर धंस रहा है। और यही वह महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते हिंदुकुश में बाकी हिमालयी क्षेत्र के मुकाबले अधिक गहराई पर भूकंप आते हैं। फिर इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आप देखेंगे ग्लेशियरों के पिघलने से झीलों में पानी बढ़ेगा और इस हालत में उनमें सीमा से अधिक पानी होने से वह किनारों को तोड़कर बाहर निकलेगा। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जा सकता है कि झील फटेगी, उस दशा में पानी सैलाव के रूप में तेजी से बहेगा। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि आसपास के गांव शहर खतरे में पड़ जाएंगे और इसीलिए इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है। देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर किसी पर पड़ रहा है, चाहे वो गरीब देश हो अमीर देश हो, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये सब मुझे लगता है जरूर आपको देखिए यहाँ एक उप गर्मी, हाय गर्मी, अरे तंज कसा जा रहा है। चलिए चुनाव से जुड़ी खबरें हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल हैं, जो संपादकीय पाठ है, उसकी कहानी खत्म होती है।
आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।